प्रेरक ऑनलाइन स्टडी की इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सी लैंग्वेज में उपयोग होने वाले स्विच केस, इफ एल्स, गो टू ये सब जो स्टेटमेंट हैं इनके क्या लाभ हैं, इनको क्यों यूज़ करना चाहिए, इसको मैं आपको बताऊंगा। इसमें से हम लोग बहुत कुछ को एनिमेशन के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के ये सब स्टेटमेंट सी में काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनके टाइप्स। सी लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल स्टेटमेंट या ब्रांचिंग स्टेटमेंट को हम लोग 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट। ये सब होते क्यों हैं, इसका हम लोग यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है, इसको मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा हिंट कर दूं। जब आप सी में प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप चाहते हैं कि कुछ स्टेटमेंट जो है कुछ खास स्थिति में ही एग्जीक्यूट हो, हर बार एग्जीक्यूट ना हो। जैसे आप मान लो प्रोग्राम कर रहे हैं और आप एक ऐसा ऐसा टाइप का कंडीशन लिख दिए हैं जिसको हर समय एग्जीक्यूट होने का कोई मतलब नहीं है। मान लो जैसे हम लोग एक एज के लिए, वोटर एज के लिए बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, वोट देने का अधिकार है कि नहीं है। वहां पर हम लोग चेक करेंगे कि यूजर को उम्र जो है, जो यूजर है या जो वोटर है, उसका उम्र जो है 18 साल से अधिक है कि नहीं है। अगर उम्र 18 साल से अधिक है तो उस स्थिति में हम लोग इलिजिबल फॉर वोट लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है इलिजिबल फॉर वोट, नॉट इलिजिबल फॉर वोट, ये दो ऑप्शन जो है इसमें से हमको एक ही एग्जीक्यूट करना है। तो ऐसे टाइप के सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। जनरली आप रियल लाइफ में भी अगर आप उदाहरण में देखेंगे तो आप बहुत सारे स्थिति में आप डिसीजन लेते हैं। जैसे मान लो आप होटल में खाना खाने गए, मीनू आया, उसमें बहुत सारे आइटम हैं, तो आप वहाँ पर डिसाइड करें कि आपको कौन कौन से आइटम खाने हैं। वैसे ही मान लो आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, तो घूमने जाने के लिए आप देख रहे हैं आपका बजट क्या है, वहाँ आप डिसीजन ले रहे हैं कि मेरे को बजट कितना है, क्या मैं किस टाइप के साधन से जा सकता हूँ, मेरे को कितने वहाँ खर्चे करने हैं। वहाँ पर हर सिचुएशन में हम लोग डिसीजन लेते हैं। ऐसी प्रोग्रामिंग के दौरान भी आपको कंपाइलर को डिसीजन लेवाना है कि कंपाइलर को बोलना है कि इस स्टेटमेंट को तब एग्जीक्यूट करो और इस स्टेटमेंट को इस स्थिति में एग्जीक्यूट करो। तो अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग प्रकार के कमांड्स, उनको हम लोग अलग अलग सिचुएशन में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो हम लोग डिसीजन मेकिंग और जो जिसको कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं उनका यूज करेंगे। देखते हैं, अगला है सिंपल इफ। सिंपल इफ मतलब केवल आप इफ का यूज कर रहे हैं, इसमें कोई भी आपका एल्स वगैरह नहीं यूज हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इफ स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं। हम लोग सिंटेक्स को देखेंगे तो सबसे पहले इफ लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन देते हैं। एक्सप्रेशन मतलब जो कंडीशन टाइप का रहेगा, इसमें ऑपरेटर यूज करके कोई भी एक्सप्रेशन देंगे, वो जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू होगा तो उसके बाद जो लिखा गया है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर उसके बाद स्टेटमेंट जो लिखे हैं वो एक से अधिक लाइन का है तो हम लोग कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोज करेंगे। अगर एक लाइन का है तो आपको कर्ली ब्रेस लगाना कंपलसरी नहीं है, तो आप छोड़ दीजिएगा, इससे प्रोग्राम थोड़ा सा छोटा बनता है। तो यहाँ पर हम लोग इफ लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रेस लगा के जो भी स्टेटमेंट देते हैं, और यहाँ ध्यान देंगे वो जो स्टेटमेंट दिए हैं वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अदरवाइज उस लाइन को वो छोड़ देगा। जैसे यहाँ पर हम लोग डी का कैलकुलेशन किए हैं, डी मतलब मान लेते हैं डिस्काउंट, तो इसका परसेंट निकाले 5%, तो 5% डिस्काउंट का कैलकुलेशन तभी होगा जब जो है कंडीशन ट्रू होगा, मतलब ए की वैल्यू 500 से अधिक होगी। सेम वैसे जैसे आप मान लो किसी मॉल में गए, मॉल में एक ऑफर चल रहा है, वहां पर आपको क्या बोल रहे हैं मॉल वाला कि अगर आप 500 से अधिक का सामान खरीदते हैं तो आपको एक जो है फ्री में गिफ्ट मिलेगा। फ्री में गिफ्ट ये हो सकता है या फिर 1 किलो शुगर मिलेगा गिफ्ट के रूप में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है माल वाला, तो आपको क्या चेक करना है कि क्या आप 500 से ऊपर सामान खरीदे हैं। मतलब एज ए प्रोग्रामर आप चेक करेंगे कि आप जो वैल्यू है, परचेस प्राइस है, वो 500 से अधिक है। अगर 500 से अधिक है तो पता है अपने को 500 से अधिक वाले कस्टमर को 1 kg शुगर फ्री देना है, तो उसके लिए ऑप्शन दे देंगे 1 kg फ्री शुगर। अदरवाइज जो है आपको आगे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, मतलब 500 से कम की खरीदी है तो फ्री शुगर वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। इसको फ्लो चार्ट में भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर परचेस प्राइस को हम लोग चेक किए हैं वो 500, अगर ट्रू तो 1 kg शुगर, अदरवाइज नो गिफ्ट वाला ऑप्शन जो है एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर नो गिफ्ट की जगह यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आगे आप यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर गिफ्ट मिला 1 kg शुगर, उसी को मिलेगा जिसका परचेस प्राइस 500 से अधिक होगा।
अब इसको प्रोग्राम को जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको एक एनिमेशन के द्वारा एक प्रोग्राम देखते हैं और उस प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं कि किस टाइप का सी प्रोग्रामिंग में सिंपल इफ काम करता है, और सिंपल इफ में जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो कंपाइलर जो है किस टाइप का स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूशन प्रोसेस को मैं आपको येलो कलर के एरो से दिखाया हूँ, तो आप उसको देखेंगे। और ये जो आपका विंडो है ये आपका आउटपुट विंडो है। इसी विंडो में मैं आपको वैल्यू दूंगा, तो देखेंगे आप सबसे पहले एनिमेशन के द्वारा। तो सबसे पहला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हुआ, आपका आउटपुट विंडो में आ गया इंटर परचेस अमाउंट। इस फिर परचेस अमाउंट को चेक किया, यहाँ पर क्या 500 से अधिक है, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ। ट्रू हुआ तो गिफ्ट 1 kg शुगर ये आ गया। सेम वैसे आप यहाँ पर फ्लो चार्ट में भी दिखाया गया है कि यहाँ पर अगर ट्रू होता है तो ये इधर से होकर आएगा, और फॉल्स होता है तो सीधा सीधा आ जाएगा। तो अगला है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको इफ एल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इफ के बाद एल्स भी लिखा रहता है, जबकि सिंपल इफ में खाली इफ बस रहता है, एल्स नहीं रहता। यहाँ पर जो है ये जो स्टेटमेंट है ये चॉइस के लिए रहता है, मतलब दो ऑप्शन में से एक चुनने के लिए। यहाँ पर आप देखिए इफ के बाद हम लोग जो एक्सप्रेशन दिए हैं उसके बाद हम लोग जो स्टेटमेंट लिखेंगे ये एक ऑप्शन है, एल्स के बाद जो स्टेटमेंट लिखेंगे ये दूसरा ऑप्शन है। कंपाइलर को दोनों में से एक को चुनना है। तो अगर आपका एक्सप्रेशन जो है मान लो ट्रू होता है तो जो इफ के बाद जो लिखा गया है उसको एग्जीक्यूट करेगा, और अगर मान लो फॉल्स होता है तो एल्स के बाद जो लिखा गया है उसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर भी सेम वही कि कर्ली ब्रेस आप तभी लगाएंगे जब एक लाइन से अधिक है। जैसे नीचे के एग्जाम्पल में देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो केवल एक लाइन का है, इसलिए मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेस नहीं लगाया। कर्ली ब्रेस अब जबरदस्ती लगाने की जरूरत नहीं है, आप उससे प्रोग्राम लेंदी होता है। तो यहाँ पर चेक क्यों मैं ए बड़ा है 0 से, अगर ए बड़ा होता है 0 से तो नंबर इज पॉजिटिव, और अगर ए की वैल्यू 0 से कम होती है तो नंबर इज निगेटिव। ठीक है, निगेटिव मतलब माइनस में रहेगी नंबर, तभी 0 से बड़ा नहीं होगा। अब एक प्रोग्राम एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसमें, और फ्लो चार्ट के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रोग्राम एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें हम लोग एज इंटर करवा रहे हैं, और एज जो इंटर करवाएंगे उसको देखेंगे क्या 18 साल से अधिक है। ध्यान दिए हो, आपको पता होगा कि जिसका उम्र 18 साल से अधिक होता है उसको जो है वोट देने का अधिकार होता है, वो एलिजिबल रहता है वोट देने के लिए। और जिसका उम्र जो है 18 साल से कम होता है वो नॉट एलिजिबल रहता है। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखे हैं जिसमें हम लोग एज को इंटर कराए हैं। एज को हम लोग %d के माध्यम से हम लोग एज नाम के वेरिएबल में लिए हैं जिसको इंटीजर डिक्लेयर किए हैं, और उसके बाद यहाँ पर चेक किए हैं। अगर वो 18 से एबव हो जाता है तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा एलिजिबल फॉर वोट, अदरवाइज वो प्रिंट करेगा नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ये जो आपका आउटपुट विंडो है, इसी आउटपुट विंडो में मैं आपको देखते रहेंगे आप कि किस टाइप का काम करता है। तो इस प्रोग्राम को मैं एनिमेशन के द्वारा आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है किस टाइप के होते हैं, और कंपाइलर जो है किस टाइप का आउटपुट विंडो में डिस्प्ले करता है। देखते हैं। सबसे पहला लाइन प्रोसेस हुआ, वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, फिर प्रिंट किया इंटर योर एज। आउटपुट विंडो में ध्यान दीजिएगा हम लोग एज दिए हैं 25। प्रोसेस आ गया चेकिंग तक, चेकिंग किया 25 क्या 25 जो 18 से अधिक है। यहाँ पर क्या हुआ, हाँ, तो ये लिख दिया एलिजिबल फॉर वोट। इसी को आप चाहो तो फ्लो चार्ट से भी आप समझ। तो अगला हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ जो है जैसे नाम से ही लग रहा है कि ये जो है घोंसला टाइप का रहता है। चिड़िया जैसे घोंसला बनाती है तो घास को एक दूसरे से उलझा के रखती है, वैसे ही आप जब सी में प्रोग्रामिंग करेंगे तो इफ जो है आपस में एक दूसरे से उलझे रहेंगे, एक दूसरे से उलझे रहेंगे मतलब कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ पर जैसे हम लोग एक इफ लिखे उसके तुरंत बाद एक और इफ दे दिए, या फिर कुछ स्टेटमेंट लिख के इफ दे दिए, वैसे ही उसके बाद फिर इफ दे दिए। तो ये जो इफ्स हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ये पहला वाला इफ जो है जब ट्रू होगा तब दूसरा इफ चेक होगा, अब दूसरा इफ भी ट्रू हो गया तो फिर तीसरा इफ, ऐसे करके आप क्या करेंगे एक के बाद एक इफ लिखेंगे। तो ऐसा अगर आप लिखते हैं प्रोग्रामिंग में तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। ऐसी एल्स के बाद भी आप इफ दे सकते हैं, तो वो क्या रहेगा आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो इस टाइप की स्थिति को नेस्टेड इफ बोलेंगे। तो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं।
एक इसमें मैं क्या किया हूँ, 3 नंबर में बड़ा नंबर निकालने की कोशिश किया हूँ। तो 3 नंबर ए, बी और सी। तो पहला नंबर रहेगा ए में, दूसरा नंबर रहेगा बी में, तीसरा नंबर रहेगा सी में। अब मैं पहले नंबर को दूसरे नंबर से चेक किया, क्या ए बड़ा है बी से? अगर कंडीशन ट्रू होता है तो फिर हम लोग चेक करेंगे पहले नंबर को तीसरे नंबर से, क्या ए सी से बड़ा है? अगर ट्रू होता है मतलब ए बी से बड़ा है, तो फिर ए को सी से चेक करते हैं तीसरे नंबर से। अगर वो भी बड़ा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं बिगेस्ट नंबर ए है। अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है मतलब ए बी से बड़ा है, लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, मतलब ये है कि पक्का कौन सा बड़ा होगा, सी। तो हम लोग प्रिंट कर देंगे एल्स की स्थिति में सी बड़ा है। उसी प्रकार से अगर पहले ही कंडीशन मतलब मान लो फॉल्स हो जाता है तो कंपाइलर किस में आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। अब एल्स में आने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पर इफ लगा दिए हैं, क्योंकि अगर ए बी से बड़ा नहीं है मतलब बड़ा है बी, तो बी को हम लोग सी से चेक करेंगे। अगर बी सी से भी बड़ा होता है तो बड़ा हो गया बी, अब बी सी से बड़ा नहीं है तो बड़ा हो गया सी। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल प्रोग्राम दिया हूँ ये इसमें आपको इनपुट पार्ट में छोड़ दिया हूँ, आप चाहो तो अपने से लिख सकते हो, हल सिंपल है। लेकिन अगर नहीं बने तो आप कमेंट्स करिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। हम लोग यहाँ पर ये जो प्रोग्राम की कोडिंग हुई है इसकी जो प्रोसेस है उसको मैं 3 सिचुएशन के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ एनिमेशन के द्वारा। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला स्टेप है, यहाँ पर 3 नंबर जो दिए हैं वो 25, 10 और 15 है। आपको पता है कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर बड़ा है, लेकिन कंपाइलर कैसे प्रूफ बताएगा, कैसे आपको देगा आउटपुट कि पहला नंबर बड़ा है? तो उसको आप स्टेप को प्रोसेस को आप देखेंगे, हर एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा और साथ में आउटपुट विंडो पे भी नज़र रखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपाइलर जो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में किस टाइप का काम करता है। देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस हुआ, यहाँ पर 3 वैल्यू के लिए हो रहा है 25, 10 और 15 के लिए। इसको आप देखते जाइएगा प्रोसेस जो हो रहा है। यहाँ पर प्रिंट कर दिया बिगेस्ट नंबर ए, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों ट्रू था, कंडीशन ट्रू था। यहाँ पर क्या होगा, दूसरे स्टेज में कंडीशन सेकंड वाला फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रोसेस किस में जंप कर देगा, सीधा सीधा बिगेस्ट नंबर इज सी में। ये जो तीसरा है जिसमें हम लोग 5 और 100 और 30 दिए हैं, 3 वैल्यू दिए हैं, तो इसमें फर्स्ट में ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या होगा, एल्स के बाद वाला ट्रू हो जाएगा, इसलिए बिगेस्ट नंबर बी प्रिंट कर देगा। आगे देखते हैं। अगला है एल्स इफ लेडर। इसके नाम से ही लगता है कि एक सीढ़ी की तरह है, मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, जैसे सीढ़ी में रहता है वैसे इसमें भी है। यहाँ पर देखिए हर एक इफ के बाद एक स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बाद एल्स लगा दिए हैं, और एल्स के बाद तुरंत इफ दिए हैं, फिर एल्स के बाद फिर इफ दिए हैं। इस टाइप का जब आप लिखेंगे इफ एल्स को तो इसको बोलते हैं इफ एल्स लेडर। लेडर मतलब सीढ़ी। तो यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप जब जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफ एल्स लेडर। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसको देखेंगे आप, यहाँ पर इफ को हम लोग चेक कर रहे हैं नंबर को, क्या 1 है? यहाँ पर अगर 1 होता है तो उस स्थिति में हम लोग 1 को प्रिंट कर देंगे, मतलब कैरेक्टर में प्रिंट कर देंगे, लिए हम लोग वैल्यू को नंबर में है। वैसे अगर 2 होता है तो TW2 लिख देते हैं, 3 होता है 3 लिख देते हैं। ऐसे अगर आपको मान लो ऊपर से नीचे तक में कोई भी ट्रू नहीं होता तो किस में जाता है, कंपाइलर डिफॉल्ट में। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल में डिफॉल्ट में लिखे हैं प्लीज इंटर वैलिड नंबर, मतलब नंबर अगर ट्रू नहीं होता तो यहाँ पर ट्रू नहीं होता, मतलब मान लो नंबर जो है 1 से लेकर जैसे यहाँ पर 3 तक दिए हैं तो 1 से लेकर 3 से मैच नहीं करता, तो उस स्थिति में ये क्या करेगा, प्लीज इंटर वैलिड नंबर। जनरली इफ एल्स का जो प्रोग्रामिंग है, इफ एल्स लेडर का जो प्रोग्रामिंग है उसको हम लोग मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में करते हैं। अगर आपको लगता है कि मेनू बनाना है, मेनू के बाद आपको ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना है, तो उस स्थिति में इफ एल्स लेडर का यूज करेंगे। इफ एल्स लेडर को आप समझने के लिए इस फ्लो चार्ट को भी देख सकते हैं। यहाँ पर फ्लो चार्ट जो है जब ट्रू होता है तो ये जो है सीधा आपका प्रिंट 1 किया और इसके बाद सीधा बाहर हो गया। लेकिन मान लो पहला स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता तो कंपाइलर किस में जा रहा है, फॉल्स के बाद दूसरे नंबर के चेकिंग में। नंबर को चेक किया क्या 2 के बराबर है, अगर ये ट्रू होता है तो फिर 2 प्रिंट करेगा और फिर बाहर हो जाएगा। लेकिन मान लो दूसरा भी ट्रू नहीं होता तो फिर कंपाइलर क्या करेगा, फिर आगे फॉल्स में आगे बढ़ेगा, और जो लास्ट में रहेगा डिफॉल्ट है, मतलब इनमें से अगर कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो कंपाइलर क्या करेगा, जो डिफॉल्ट है उसको प्रिंट करेगा और बाहर होगा। अब पढ़ते हैं। अगला है कंडीशनल ऑपरेटर्स या कंडीशनल स्टेटमेंट। अब जैसे नाम से ही लग रहा है ये कंडीशन के लिए रहता है जब आप शर्त रखेंगे, लेकिन याद रखेंगे ये कोई स्पेशल अलग से कोई नया चीज नहीं है, ये केवल सेम टू सेम इफ एल्स की तरह है।
लेकिन बस अंतर ये है कि वहाँ पर इफ एल्स लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क और कॉलन साइन का यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग एक्सप्रेशन देंगे, कंडीशन एक्सप्रेशन देंगे, उसके बाद हम लोग ट्रू में जो रहेगा क्वेश्चन मार्क के बाद, उसके बाद मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद जो ट्रू एक्सप्रेशन रहेगा उसको देंगे, और उसके बाद हम लोग कॉलन साइन लगाएंगे, और कॉलन साइन के बाद जो देंगे वो फॉल्स के लिए रहेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे तो ए बड़ा है बी से चेक किए, और अगर हाँ होता है, ट्रू होता है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद हम लोग लिखते हैं प्रिंट बिगेस्ट नंबर इज ए। और उसी तरह से अगर ये फॉल्स होता है तो कंपाइलर क्या करेगा, कॉलन साइन के बाद जो लिखा है उसको प्रिंट करेगा, तो बिगेस्ट नंबर इज बी प्रिंट कर देगा। इसी को आप चाहो तो एक और तरीके से लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर इक्वल साइन लगा के, यहाँ पर ए और बी को हम लोग चेक किए हैं, लेकिन अगर ए की वैल्यू बड़ी होती है तो ए का वैल्यू को स्टोर कर देगा सी में, और अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा नहीं है तो बी के वैल्यू को प्रिंट स्टोर कर देगा सी में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉलन साइन के बाद बी लिखा है, क्वेश्चन मार्क के बाद ए लिखा है। इसी को हम लोग एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इंटर एनी नंबर इंटर कराए हैं, उसी को एक एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, और यहाँ पर एक्स में जो नंबर इंटर कराएंगे उसको चेक करेंगे क्या एक्स का वैल्यू जो है जीरो से बड़ा है, अगर जीरो से बड़ा होता है तो पॉजिटिव, और जीरो से बड़ा नहीं होता है तो नंबर को नेगेटिव प्रिंट कर देगी। इसी को हम लोग फ्लो चार्ट में भी दिए हुए हैं, तो सेम है, इफ एल्स की तरह ही होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्विच केस। स्विच केस जैसे नाम से ही लग रहा है कि ये स्विचिंग टाइप का काम करता है। स्विच मतलब सेम आप इस स्टेटमेंट को ऐसा मान सकते हैं जैसे हम लोग इफ एल्स लेडर को मानते हैं। आप इफ एल्स लेडर का यूज करिए या स्विच केस का यूज करिए, दोनों लगभग सेम काम करेंगे। स्विच केस को लिखते कैसे हैं, ये इसका सिंटेक्स है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसको भी हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक सिंगल केस फॉर वन ब्लॉक, एक मल्टीपल केस फॉर वन ब्लॉक। यहाँ पर स्विच के बाद हमको क्या देना पड़ता है, पैरेंथेसिस में आपको एक्सप्रेशन देना रहता है। इसी एक्सप्रेशन को कंपाइलर चेक करता है, किससे मिलाता है, केस से। और लिखना कैसे रहता है, तो स्विच के बाद हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रेस लगाएंगे, उसके बाद हम लोग उसके अंदर के केसेस देंगे। केस जो है एक कीवर्ड है, तो केस लिखेंगे, उसके बाद हम लोग कोई भी जो वैल्यू देंगे उस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन से मैच कराएगा। एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है और केस की बाद जो लिखा गया वैल्यू, अगर वो मैच कर गया तो स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन मान लो ये मैच नहीं किया, एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है एक केस की वैल्यू से मैच नहीं किया, तो क्या करेगा, ब्रेक के बाद जो दिया गया है उसको करेगा। ब्रेक भी एक कीवर्ड है, तो यहाँ पर ये कंपाइलर क्या करेगा, सीधा ब्रेक के बाद जंप करेगा अगर पहला केस से मैच नहीं किया। केस के बाद एक और चीज ध्यान रखेंगे कि हम लोग कॉलन साइन लगाते हैं, इसे भी आप जब भी लिखेंगे तो ध्यान में रखेंगे। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, सेमी कॉलन लगा देता है जिससे एरर आता है। तो और ब्रेक भी कई बार स्टूडेंट लोग छोड़ देते हैं, तो ब्रेक छोड़ने से क्या करता है, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर केस वन से मैच कराऊं कि केस टू से मैच कराऊं। तो इसलिए उसको भी हर बार आप जब केस आपका कंप्लीट हो तो आप ब्रेक लिखिए और उसके बाद आप सेमी कॉलन लगाइए। तो केस वन के बाद केस टू, ऐसी जितने भी केस दिए रहेंगे केस एन तक वो मिलाते जाएगा। अगर मान लो किसी से भी मैच नहीं किया तो फिर सी मतलब स्विच केस के अंदर आप डिफॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट भी एक कीवर्ड है, उसके बाद जो आप कॉलन साइन लगा के उसके अंदर में जो भी आप स्टेटमेंट लिखे रहेंगे वो जो है इन किसी भी केस के ट्रू नहीं होने की स्थिति में एग्जीक्यूट होगा और कंपाइलर इससे बाहर हो जाएगा स्विच से। अगर आपके पास मल्टीपल केस है, मतलब बहुत सारे केस के लिए केवल एक ही स्टेटमेंट है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको हम लोग प्रोग्राम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला प्रोग्राम है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल केस का यूज किए हैं, लेकिन इसमें चॉइस के रूप में हम लोग क्या किए हैं, दो नंबर इंटर कराए हैं। अब दो नंबर के ट्रू होने के बाद हम लोग क्या किए हैं, एक एरिथमेटिक आपका ऑपरेटर इंटर कराए हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको एरिथमेटिक ऑपरेटर को चेक करेंगे। अगर एरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस है तो दोनों नंबर को जोड़ देंगे, माइनस है तो दोनों नंबर को घटा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको क्या किए हैं, हम लोग इसके नेफ में दो नंबर इंटर कराने का काम किए हैं। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, चॉइस इंटर कराए हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ चॉइस के बाद जो प्रिंट एफ चॉइस के बाद मैं एक नया लाइन लिखा हूँ, एफ प्लस स्टडी। ये जो है स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर में आता है, इसके लिए कोई अलग से आपको हेडर फाइल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस लाइन को मैं लिखा क्यों हूँ ये मैं आपको समझा देता हूँ।
जब मैं 2 नंबर इंटर करता हूँ और इंटर करने के बाद मेरे को कंपल्सरी है कि आगे बढ़ने के लिए इंटर की दबाना पड़ेगा, तो जो मैं इंटर की दबाया हूँ उसको ऑटोमेटिक कंपाइलर जो है चॉइस में ले लेता है, और उसके बाद आपका ये जो केस है वो मैच नहीं करता आपका, क्योंकि इंटर की एक सिंबल के रूप में ले लेता है और उसका जो वैल्यू है वो किसी भी इससे मैच नहीं करता प्लस माइनस से। तो क्या करेगा आपका प्रोग्राम जो है जब भी रन कराएंगे तो रॉन्ग चॉइस में कोई डिफॉल्ट वाले को प्रिंट करेगा, बाहर हो जाएगा, मतलब कभी आप प्रोग्राम में इनपुट करा ही नहीं पाएंगे। तो ये लाइन जो है बहुत रेयर केस में आपका यूज आता है, लेकिन जहाँ पर ध्यान देंगे, जहाँ पर नंबर इंटर कराया है उसके बाद फिर कोई कैरेक्टर इंटर है तो वहाँ पर अक्सर इसको लिखना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस लाइन के द्वारा, जो भी चीज़ इंटर किए हैं उसके उसमें जो आपका जैसे एक्स्ट्रा जो इंटर हुआ है जैसे इंटर की, उसको क्या कर रहा हूँ फ्लश कर दे रहा हूँ। उसको मैं क्या कर रहा हूँ आपको हटा दे रहा हूँ। जो स्टैंडर्ड इनपुट में जो भी चीज़ लिखा गया है सब आप फ्लश कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। उस स्थिति में कंपाइलर इस स्कैनफ में वेट करेगा कि जो कुछ नया इंटर करेंगे, और यहीं पर हम लोग फिर एरिथमेटिक का सिंबल देंगे, और जिस टाइप का हम लोग सिंबल देंगे उस हिसाब से वो क्या करेगा वैल्यू कैलकुलेट करके लास्ट में प्रिंट कर देगा। स्विच के बाद उसको प्रिंट करा दिए हैं तो उसको प्रिंट कर देगा। मल्टीपल केस के लिए जो एग्जांपल लिए हैं इसमें हम लोग क्या किए हैं, वावेल और कॉन्सोनेंट चेक किए हैं। यहाँ पर देखिए ए ई आई ओ यू चेक किए हैं हम लोग, तो ए ई आई ओ यू 5 वावेल हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, आपको पता होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो यहाँ पर जो है ए ई आई ओ यू अगर आप सी एच में इंटर करते हैं, एक चीज़ और पिछले प्रोग्राम के एग्जाम्पल से आप देखेंगे, यहाँ पर मेरे को एफ प्लस स्टडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर क्या है केवल एक ही इंटर है उस कैरेक्टर में है। लेकिन अगर इससे पहले कोई इंटर रहता है तो एफ प्लस स्टडिंग इससे पहले मेरे को लिखना पड़ता है। तो स्विच में हम लोग क्या किए, स्विच लिखें, उसके बाद टू लोअर के द्वारा सी एच के वैल्यू को लोअर करा दें। ये भी इसलिए क्योंकि गलती से अगर आप सी एच का वैल्यू कैपिटल लेटर में लिख देते हैं तो उसको कंपाइलर जो करेगा लोअर केस में चेंज कर देगा अपने से। और ये जो टू लोअर फंक्शन है ये सी टाइप डाटा हेडर फाइल को बिलोंग करता है, इसलिए आपको ये हेडर फाइल आपको लिखना कंपलसरी है। तो टू लोअर के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंटर होगा उसको लोअर केस में चेंज कर देंगे। अगर आप लोअर केस में इंटर करते हैं तो वो लोअर ही में रहेगा, लेकिन अगर आप अपर केस में गलती से वावेल को लिख देते हैं या कॉन्सोनेंट को लिख देते हैं या कोई भी अल्फाबेट को लिखते हैं मतलब, तो वो उसको क्या करेगा पहले लोअर केस में चेंज कर लेगा, फिर चेक करेगा क्या ए वाई ओ यू से मैच किया। अगर मैच करता है तो फिर लिख देगा अल्फाबेट इज वावेल, अदरवाइज लिख देगा बाय डिफॉल्ट में अल्फाबेट इज कंसोनेंट। क्योंकि हम लोग इसमें चाहें तो मल्टीपल बहुत सारे केस दे सकते हैं बाकी कंसोनेंट के लिए, लेकिन 21 बार आपको केस लिखना पड़ेगा 21 टाइम्स, ए को छोड़ के बी सी डी फिर एफ जी सब के लिए, तो उसमें प्रोग्राम बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए उसको डिफॉल्ट में लिख दिए हैं अल्फाबेट इज ए कॉन्सोनेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट नाम से ही लग रहा है कि ये जो है कहीं कंपाइलर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए रहता है। ये ब्रांचिंग के लिए यूज होता है, मतलब अनकंडीशनली ब्रांचिंग बोल सकते हैं, कि जहां पर अपने को ऐसा लगे कि प्रोग्राम में किसी एक जगह से किसी खास स्थिति में हमको दूसरी जगह सीधा जंप कराना है। जनरली मीनू ड्रिवन प्रोग्राम में मीनू जैसे कंपाइलर जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोग्राम को, अब मीनू ड्रिवन प्रोग्राम क्या रहते हैं बहुत बड़े रहते हैं, उसमें हम लोग किसी चीज को या बोले तो लूपिंग को बार बार यूज नहीं कर सकते, लूप का जो एरिया है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि मेनू बार बार खुले। अब मेनू तब तक प्रोग्राम में दिखाता रहे जब तक प्रोग्राम में सामने वाला क्या है प्रोग्राम को बंद ना करना चाहे। बंद करने के लिए हम चाहें तो जैसे एक्स एक्स कोड यूज कर सकते हैं, तो वहां पर गो टू सबसे अच्छा रहता है। गो टू लिखने के बाद हम लोग कोई एक लेबल का नाम देते हैं, जैसे इस प्रोग्राम में मैं लेबल का नाम दिया हूँ एबीसी। तो यहाँ पर जो है आप लेबल का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे, लेकिन जहाँ पर लेबल को डिफाइन करेगा वहाँ पर ध्यान देंगे कॉलन साइन लगाना है। अब गो टू को भी सिंटेक्स में देखेंगे तो दो तरीके से लिखा हूँ, पहले में ऊपर लिख दिया हूँ गो टू को, दूसरे में नीचे लिख दिया हूँ गो टू को। तो आपके ऊपर कंडीशन जनरली डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का देना है। यहाँ पर अगर आप दिए हैं तो यहाँ पर सीधा गो टू क्या करेगा नीचे के लाइन को छोड़ देगा, सीधा लेवल में जंप करा देगा। और दूसरे में क्या करेगा लेवल ऊपर में है तो गो टू मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हुए आएगा कंडीशन जो है, और उसके बाद जब देखेगा गो टू लेबल दिया है और जहां पर उस लेबल को दिया गया वहां पर वापस भेज देगा, मतलब इस कोडिंग को फिर से एग्जीक्यूट करेगा, एक लूप की तरह ही काम करेगा। इसलिए इसको जनरली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर यूज करते हैं। इसी को हम लोग देखते हैं जैसे इस प्रोग्राम में यहाँ पर मैं क्या किया हूँ गो टू का एक लेबल बनाया हूँ एबीसी, और इसी को एक इफ के अंदर में एक एबीसी करके उसको गो टू करके भेजा हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तभी एग्जीक्यूट होगा
जब ये इफ जो है ट्रू होता रहेगा, तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती रहेगी तभी तक ट्रू रहेगा, तो तब तक ये गो टू एबीसी करता रहेगा, मतलब आपका लूप चलता रहेगा, बार बार एबीसी के पास भेजता रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, इंटर एनी नंबर बार बार एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आपसे नंबर लेगा, नंबर को x से मिलेगा, और यहाँ पर क्या किया, उस नंबर को 0 के साथ जोड़ना स्टार्ट किया, फिर जो नंबर आते जाएगा उसको लगातार जोड़ते जाएंगे। और जैसे सामने वाला निगेटिव नंबर देता है, यानी जब तक पॉजिटिव नंबर दे रहा है वो जुड़ते जाएगा। जैसे कोई निगेटिव नंबर दिया, जैसे x की वैल्यू मान लो दे देता है -2, तो उस स्थिति में कंपाइलर जो है प्रोग्राम से या स्टेटमेंट से बाहर हो जाएगा, या गो टू के अंत तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ये सीधा बाहर हो जाएगा इफ से। और इफ से बाहर होने के बाद क्या लिखा गया है, सम ऑफ नंबर, जो भी नंबर का सम आएगा वो एस में स्टोर रहेगा, उसको हम लोग प्रिंट करा देंगे। अब जितने भी आप इस वीडियो में प्रोग्राम देखे हुए हैं, उन प्रोग्राम को मैं कोड ब्लॉक्स में रन करा के आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे रन होते हैं और रन होने के बाद उनका आउटपुट कैसा दिखता है। जितने भी प्रोग्राम हम लोग इस वीडियो में देखे हैं उसको मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कराता हूँ, हर एक प्रोग्राम को। सबसे पहला प्रोग्राम था जिसमें आपको परचेस प्राइस 500 से अधिक है तो आपको गिफ्ट मिलेगा, तो मैं बिल्ट एंड रन करता हूँ। अब जैसे मैं इसके पर क्लिक किया, परचेस प्राइस पूछ रहा है, मान लीजिए मेरे पास, मैं सामान खरीदता हूँ बाजार से 600 रुपीज़ का, तो मेरे को 1 kg शुगर मिलेगा। और अगर मान लो दूसरा स्थिति है, अगर मान लो मैं सामान खरीदता हूँ 350 रुपीज़ का, इस स्थिति में यहाँ पर नो गिफ्ट। दूसरा प्रोग्राम है जिसमें एज देखना रहता है, 18 ईयर से एबोव है कि नहीं है। 18 ईयर से एबोव है तो आपको वोट देने का राइट है, अदरवाइज नहीं है। तो मैं बिल्ट इन रन करता हूँ। अब मैं एज टाइप करता हूँ, मान लो एज है 45 ईयर्स। इस स्थिति में यू आर एलिजिबल फॉर वोट। दूसरा हम लोग करते हैं, दोबारा रन करते हैं। अब मान लो देता हूँ 14 ईयर, इस स्थिति में नॉट एलिजिबल फॉर वोट। इसी तरह से तीसरा प्रोग्राम है अपना कंडीशनल ऑपरेटर का, जिसमें क्या कर रहे हैं, नंबर निगेटिव है पॉजिटिव है चेक किए हैं। तो इसको मैं सबसे पहले बिल्ड करता हूँ, नो एरर नो वार्निंग। अब इसको मैं रन कराता हूँ, यहाँ पर एनी नंबर देता हूँ, मान लो मेरा नंबर है 5, ठीक है। इस स्थिति में नंबर इज पॉजिटिव। दूसरी बार रन कराता हूँ, इस बार नंबर देता हूँ -77, x इज निगेटिव, मतलब जो नंबर है वो निगेटिव है। अगला है स्विच केस का। स्विच केस में हम लोग यहाँ पर किए थे कि दो नंबर देना है, उसके हिसाब से चॉइस देनी है और उसके आधार पर वो कैलकुलेशन करेगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बिल्ड किए, फिर हम लोग इसको रन कराए। यहाँ पर इंटर एनी 2 नंबर्स, मान लो मैं पहला नंबर दिया 5 और दूसरा नंबर दिया 6। इंटर चॉइस प्लस माइनस, तो मान लो मैं इन दोनों नंबर को प्लस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं चॉइस में टाइप कर दिया प्लस। अब इंटर, कैलकुलेशन ऑफ नंबर 11। तो ये अपना स्विच केस के लिए। वैसे जो मल्टीपल केस वाले है उसमें क्या है, अल्फ़ाबेट और वावेल के लिए है। इसको मैं कंपाइल किया, इसके बाद मैं रन कराया, इंटर एनी अल्फ़ाबेट, सपोज मान लो अल्फ़ाबेट दिया ई इज अल्फ़ाबेट इज ए वावेल। दोबारा मैं रन कराता हूँ, इस बार मैं अल्फ़ाबेट देता हूँ क्यू, अल्फ़ाबेट इज कॉन्सोनेंट्स। तीसरा प्रोग्राम है, सॉरी लास्ट प्रोग्राम है गो टू। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, नो एरर नो वार्निंग। अब इसको रन कराते हैं। इसमें आप जितने भी नंबर देंगे इसको ये जोड़ता रहे। गो टू क्या है, लूप टाइप का चल रहा है। तो जो भी, अब जैसे आप नेगेटिव नंबर देंगे तो जितने नंबर आप टाइप किए थे उन सब का एडिशन हो जाएगा। इन सब नंबर का एडिशन है 18। तो मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।